हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, तो उस पॉलिटी की सीरीज में हम मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कुछ मौलिक अधिकार पढ़ चुके थे हम। तो उन्हीं मौलिक अधिकारों को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा आर्टिकल 18 तक का था, जो समता या समानता का जो अधिकार था 14 से लेकर और 18 के बीच में, तो उन मौलिक अधिकारों को हम पढ़ चुके थे। तो इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से लेकर और 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 19 को अगर हम यहाँ पे देखें, यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें, जहां पर इसके भी अलग अलग खंड है, यानी कि आर्टिकल 19 में देखें तो यहाँ पर मूल स्वतंत्रताओं का वर्णन यहाँ पर है। मूल जो स्वतंत्रताएं हैं तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत यहाँ पर समाहित है। तो इसमें आर्टिकल 19 के अलग अलग खंड हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 19 के हम टोटल अगर देखें तो 6 यहाँ पर, ये आर्टिकल 19 के तहत 6 यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं यहाँ पर है। ठीक है, पहले 7 थी। यहाँ पर एक जो संपत्ति वाला है, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, तो ये आर्टिकल 19 में भी था। आर्टिकल 19 का एक आता है आर्टिकल 19(1) का जो जी है, एफ, आर्टिकल 19(1) का एफ, तो वहां पर भी संपत्ति का अधिकार था। लेकिन इसे यहाँ पर 19 से हटा दिया गया। तो अब यहाँ पे आर्टिकल 19 के तहत टोटल 6 ही यहाँ पर क्या है, मूल स्वतंत्रताएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इसको हम पढ़ते हैं कौन कौन से इसमें है। तो सबसे पहले जैसे आर्टिकल 19(1) का ए है, इसमें आर्टिकल 19(1) का और ए, इस प्रकार से इसके खंड हैं अलग अलग। आर्टिकल 19(1) के ए बी सी डी इस प्रकार से। तो आर्टिकल 19(1) के ए में अगर हम देखें तो यहाँ पर है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति यानी कि हमें बोलने की जो स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अपने विचारों को व्यक्त करने की, यानी कि विचार व्यक्त करने के जो जो माध्यम होते हैं, आप लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कोई कार्टून बनाकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कोई पेंटिंग वगैरह बना के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो जो भी माध्यम है विचारों को व्यक्त करने का, तो वो आपकी आर्टिकल 19(1) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पे मूल स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में ये हो जाएगा। और जैसे इसमें आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के किस खंड में आता है, तो आर्टिकल 19(1) का जो ए है, तो इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पर समाहित है। इसके तहत जैसे राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है, इससे पहले इसी में राष्ट्र ध्वज फहराने का एक मामला आपने देखा होगा, जो नवीन जिंदल मामला आपने सुना होगा, 2004 का है। तो उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये आपका क्या है, इस वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर है। लेकिन जो हमारी मूल स्वतंत्रताएं हैं या मौलिक अधिकार हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक जिनको कहते हैं कि ये अत्यांतिक नहीं है। ऐसे नहीं कि आपकी जो मर्जी आ रही है वो बोल रहे हैं आप, है ना, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं जैसे आपकी मर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन पर पाबंदी लगाई जा सकती है, इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, यानी कि ये एब्सोल्यूट या अत्यांतिक नहीं है। तो अगर पूछा जाएगा मौलिक अधिकार क्या एब्सोल्यूट है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये अत्यांतिक नहीं है, इन पे पाबंदी लगाई जा सकती है। तो पाबंदी जैसे आर्टिकल 19(1) के ए पर पाबंदी लगानी है, तो यहाँ पर किसके तहत पाबंदी लगती है, तो आर्टिकल 19 के 2 के तहत यहाँ पे पाबंदी लगती है। तो यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल 19(1) का जो ए है, यानी कि ये वाला वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19(2) के साथ क्या है, पठनीय है, यानी कि इसको इसके साथ ही यहाँ पे ये समाहित है, इसी के साथ पठनीय यहाँ पे रखा गया है। तो यानी कि आर्टिकल 19(2) के तहत निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 19(1) के ए में निम्न आधार हैं जिनके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पहला है इसमें जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता की बात जहां पे आएगी, ऐसे कोई अगर स्वतंत्रता अभिव्यक्ति वाला ऐसा कोई विषय आता है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से, है ना, आपके वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पे, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पे, शिष्टाचार व सदाचार के संबंध में, न्यायालय का अवमान के संबंध में,
और मानहानि व अपराध उद्दीपन। तो यानी कि ये 7 अलग अलग प्रकार के विषय आर्टिकल 19(2) के तहत दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल 19(1) के ए के साथ ही पठनीय है कि इन आधारों पे आर्टिकल 19(1) पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। अगला हम देखते हैं आर्टिकल 19(1) का जो बी है, आर्टिकल 19(1) का बी है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से कहीं पर बैठक कर सकते हैं, वहां पे सभा और सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, तो शांतिपूर्वक निरायुध, निरायुध का मतलब क्या होगा, बिना हथियारों के, आपके पास कोई वेपन वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभा और सम्मेलन करने की आपकी स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19(1) के बी के तहत है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सिख वर्ग के लोग जैसे अरदास करने के लिए जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, एक बड़ी सभा के रूप में या इस प्रकार से चलते हैं, उनके पास हथियार वगैरह, वो उनका जो कृपाण वगैरह जो धारण करते हैं। तो यानी कि वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 25 के तहत वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आर्टिकल 19(1) का भी है, इस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। तो इसके लिए कौन सा है, आर्टिकल 19 के 3 के तहत आर्टिकल 19(1) पे बी पे पाबंदी लगाई जा सकती है। और इसके लिए कितने आधार हैं, तो 2 आधार यहाँ पे हैं। एक तो भारत की प्रभुता की बात आएगी जहां पे, और दूसरा प्रभुता और अखंडता की बात आएगी, और दूसरा है यहाँ पे जहां पे लोक व्यवस्था की बात आएगी। तो इन 2 आधारों पे यहाँ पे प्रतिबंध या निर्बंधन यहाँ पे लगाया जा सकता है आर्टिकल 19(1) के बी में। अगला इसमें आर्टिकल 19(1) का जो है सी है, आर्टिकल 19(1) का जो सी है, इसमें लिखा गया है संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप यानी कि कोई अपना संगठन बना सकते हैं, है ना, तो या संघ बना सकते हैं, जैसे अलग अलग छात्र संगठन या अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल भी जो हम कह सकते हैं, वो इसी प्रकार से ये आर्टिकल 19(1) के सी के तहत आपका स्वतंत्रता यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको स्वतंत्रता है, और इस पे भी पाबंदी या निर्बंध लगाया जा सकता है। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो 19 का जो 4 वाला पार्ट है, तो 19(4) के तहत इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार कौन कौन से हैं, तो भारत की प्रभुता एवं अखंडता, इसके अलावा लोक व्यवस्था जहां पर बात आएगी, और इसके अलावा सदाचार। तो इन आधारों पे यहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, निर्बंधन या पाबंदी आर्टिकल 19(1) के सी में लगाई जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट करके, जैसे है 97 संविधान संशोधन होता है 2011 में। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये आर्टिकल जो ये है भाग 9 का बी है, तो ये भी इसके तहत 97 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसके तहत यहाँ पर आर्टिकल 19(1) के सी में एक नया शब्द यहाँ पे जोड़ा जाता है, सहकारी समिति। तो यानी कि संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और इसके तहत सहकारी समिति बनाने की भी आपकी स्वतंत्रता है। तो ये संविधान संशोधन जो पूछा जाएगा, तो 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। ठीक है, अगला इसमें आर्टिकल 19(1) का जो डी है, आर्टिकल 19(1) का डी, तो इसमें क्या है, आबाद रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। यानी कि आप आबाद रूप से, खुले रूप से अलग अलग देश के जिन भी क्षेत्रों में आप जाना चाहते हैं, तो वहां पर खुले रूप से आप जा सकते हैं, वो आबाद रूप से आपकी संचरण करने की स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19(1) के डी के तहत है। लेकिन यहाँ पर भी निर्बंधन या पाबंदी लगाई जा सकती है। तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 19 के 5 के तहत निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो इसके कौन कौन से आधार हैं, तो एक तो है यहाँ पे क्या, साधारण जनता के हित में। तो यानी कि साधारण जनता के हित में आप पर निर्बंधन पाबंदी लगाई जा सकती है। और इसके अलावा लिखा गया है किसी एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए यहाँ पर ये पाबंदी निर्बंधन आप पर लगाया जा सकता है, जो खुले रूप से आप आने जाने की जो स्वतंत्रता थी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19(1) के 5 के तहत। तो आर्टिकल 19(1) के 5 के तहत एक तो 19 के डी पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वहां पर भी 19(5) के तहत पाबंदी लगाई जा सकती है। 19(1) का जो ई वाला है, तो आर्टिकल 19(1) का जो ई है, यहां पर ये कहता है क्या, 19(1) का ई, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, वहां बस सकते हैं, तो निवास और बसने की स्वतंत्रता आपको है। लेकिन इस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। तो इसके लिए आर्टिकल 19(1) का 5, तो अभी हमने आर्टिकल 19(1) का 5 डी में भी देखा था। तो डी और ई दोनों पर पाबंदी जो लगाई जाती है, तो आर्टिकल 19(5) के तहत ही पाबंदी लगाई जा सकती है या निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर है।
ठीक है। अगला इसमें आर्टिकल 19(1) का जो जी है, आर्टिकल 19(1) का जी, तो इसके तहत ई के बाद एफ आना था, है ना, आर्टिकल 19(1) का एफ आना था। तो लेकिन मैंने शुरू में बताया आर्टिकल 19(1) का जो एफ है तो वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित मूल स्वतंत्रता में था, तो उसे वहां से हटा दिया गया। तो इसके बाद सीधे जी वाला आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा है कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार, व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता है। तो कोई भी आप अपने आजीविका चलाने के लिए कोई भी वृत्ति, ये व्यापार वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19(1) के जी के तहत ये होगा। लेकिन यहाँ पर इस पे भी क्या होगी, निर्बंधन या पाबंदी लगाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1) का जो 6 है, आर्टिकल 19(1) का जो 6 वाला पार्ट है, तो इसके तहत निर्बंध या पाबंदी लगाए जा सकते हैं। और इसके आधार कौन कौन से हैं, तो एक तो है साधारण जनता के हित में, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे किसी वृत्ति, आजीविका के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना, ठीक है। जो कोई वृत्ति आजीविका है जिसके लिए कोई टेक्निकल अर्हता, वहां पे क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके आधार पे भी आपके निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19(1) के 6 में ये है, ठीक है। तो ये उम्मीद है ये वाले आर्टिकल आपको याद, ये समझ आए होंगे। आर्टिकल 19(1) के ये अलग अलग ये 6 पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 19 वाला समाप्त हो गया है। इसके अलावा हम अगला देखते हैं, इसमें आर्टिकल जो 20 वाला है। तो आर्टिकल 20 में लिखा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यानी कि कोई अपराध करता है तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की बात यहाँ पर हमारे संविधान में लिखी गई है। तो आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 20 में ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके भी 3 अलग अलग पार्ट हैं, है ना, 3 इसके भाग अगर हम देखें तो पहला है किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्धि नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो उस समय अपराध हो। तो अगर कोई व्यक्ति जिस समय जो कार्य कर रहा है ना, कोई अगर अपराध वाला जैसे कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उस समय उसके लिए ऐसा कानून नहीं बना कि वो अपराध है, तो फिर वो अपराधों की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो यानी कि जो कार्य करते समय जो अपराध अगर अपराधों की श्रेणी में आता है तो तभी अपराध माना जाएगा, अगर नहीं है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पर आर्टिकल 20 का फर्स्ट वाला पार्ट ये कहता है ना। तो किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक उसको दोष सिद्ध नहीं माना जाएगा जब तक कि वो क्या है, ऐसा कार्य करने के लिए उस समय अपराधों की श्रेणी में वो नहीं आएगा, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना गया, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण इसको कहा गया। तो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण यानी कि जो पहले के जो कार्य होंगे जो अगर वो अपराध में नहीं है, तो इसलिए इसे भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण यहाँ पे कहा गया, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें 20 का जो सेकंड वाला है यहाँ पे। तो इसमें है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। अगर वो अपराधों की श्रेणी में आता है तो एक अपराध के लिए उसे अगर दंड मिल गया एक बार तो उसे फिर से दोबारा से दंड नहीं दिया जाएगा। तो एक अपराध के लिए केवल एक ही बार वहां पे दंड मिलेगा। तो इसको कहते हैं कौन सा, तो इसे कहते हैं दोहरा संकट का सिद्धांत। तो ये आर्टिकल 20 का ही ये सेकंड वाला यहाँ पर हो जाएगा, तो दोहरा संकट सिद्धांत के नाम से। अगला इसमें तीसरा वाला है, इसमें अभियुक्त व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि जबरदस्ती अगर कोई अपराध किसी ने किया है तो उसको गवाही देने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 20 का 3 कहता है। तो यानी कि अपराधी व्यक्तियों को भी संरक्षण देने की बात यहाँ पे आई है। तो इसको कहा गया है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, ठीक है। तो जो गवाही देने से संबंधित है तो आत्म अभिशंसन का सिद्धांत इसे कहा गया। तो ये 3 अलग अलग सिद्धांत हैं आर्टिकल 20 के तहत। अब यहाँ पर कुछ मामले जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल 20 से संबंधित है। तो पहला है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ये मामला होता है 2010 का, है ना। तो 2010 का मामला है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यहाँ पर क्या है, अगर कोई अभियुक्त है, कोई अपराधी है, तो उसका जो नार्को टेस्ट होता है ना, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ब्रेन प्रिंटिंग होता है, तो जबरदस्ती यानी कि इस प्रकार से झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट जैसे होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ना, माइंड प्रिंटिंग होता है। तो इस प्रकार के जो कार्य होंगे तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में क्या कहा, ये वर्जित यहाँ पे माना है इस निर्णय के अनुसार, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 के 3 के ही ये संबंधित है, आर्टिकल 20 का 3 से
ये वाला संबंधित हो जाएगा। दूसरा है मिस्टर एक्स बनाम मिसेज जेड, मिस्टर एक्स बनाम मिसेज जेड, तो ये मामला है कब का, 2002 का ये मामला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट कराने को अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना है। तो अगर डीएनए टेस्ट करने से संबंधित अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट करने से संबंधित इसको उल्लंघन नहीं माना है, किसका, जो आत्म अभिसंसन का सिद्धांत है आर्टिकल 20 का 3 वाला है, तो इसको उल्लंघन नहीं माना है। जबकि हमने देखा कि ऊपर पॉलीग्राफ, ब्रेन प्रिंटिंग वगैरह इनको वहां पे वर्जित माना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 के यहाँ पर अलग अलग खंड है। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा वो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, आर्टिकल 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है। जब नेशनल राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा 352 के तहत, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। और ये किस आर्टिकल के तहत निलंबित होता है, तो उसके लिए आर्टिकल 358 है। आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और इसके अलावा जैसे आर्टिकल 20 हो गया और 21 हो गया, आर्टिकल 20 और 21, तो ये दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नेशनल इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में भी ये निलंबित नहीं होते हैं। और ये कहां पर, आर्टिकल 359 में कहा गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य जितने मौलिक अधिकार हैं, तो वो राष्ट्रपति उनको क्या कर सकते हैं, वहां पे निलंबित कर सकते हैं। तो यानी कि ये आपातकाल के समय में आर्टिकल 20 निलंबित नहीं होता है और 21 भी निलंबित नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।